हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल पोजीशनिंग। क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण, चलिए वो देख लेते हैं। पोजीशनिंग डिफाइंस वेयर योर प्रोडक्ट, आइटम और सर्विसेज स्टैंड इन रिलेशन टू others offering similar product and service in a marketplace as well as the mind of consumer। यानी विदेशी बाजार में वस्तुओं की विशिष्टता के साथ प्रस्तुत करने की क्रिया को स्थितिकरण कहा जाता है। यदि एक फर्म उत्पाद स्थितिकरण के कार्य को सर्वोत्तम रूप में करती है तो वह इस व्यूहरचना के आधार पर विपणन नियोजन और क्रियान्वयन को भिन्नता के साथ बेहतर रूप से तैयार कर सकती है। स्थितिकरण के द्वारा लक्षित बाजार के मस्तिष्क में कंपनी द्वारा प्रस्तुत जो भी उत्पाद है उसकी छवि के बारे में उसका एक विशिष्ट स्पेसिफिक प्लेस बन जाता है, जिसका अंतिम परिणाम जो लास्ट रिजल्ट होता है क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर टू चूज वैल्यू प्रोपोजिशन। यानी कि जो अंतिम उपभोक्ता है, अंतिम परिणाम है, उसका केंद्रित मूल्य सर्जन करना होता है, जो इस बात को बताता है कि लक्षित बाजार को कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद को ही क्यों खरीदना है। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। अ गुड पोजीशनिंग मेक अ प्रोडक्ट यूनिक एंड मेक द यूजर कंसिडर यूजिंग इट एंड डिस्टिंक्ट बेनिफिट टू दैम। यानी जिस प्रोडक्ट की पोजीशन अच्छी है उस प्रोडक्ट को वो पोजीशनिंग यूनिक बनाती है और उससे कस्टमर को खरीदने के लिए सोचने और विचार विमर्श करने का दे सकते हो, और उससे अगर तुलना भी करते हो तो आप बेटर प्रोडक्ट दिलवा सकते हो। अ गुड पोजीशन गिव अ प्रोडक्ट ऑफ यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन in a marketplace cluttered with lots of product and brands offering similar benefits, and good positioning make a brand or product stand out from the rest, confer it an ability to charge a higher price and stave competition from the others. A good position in a market also allow a product and its company to ride out bad times more easily. A good position is also one which allows flexibility to the brand or product in extension, change, distribution and advertising. In short, एक कस्टमर के दिमाग में, एक कस्टमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है, क्या वैल्यू है, वो हमारी पोजीशनिंग को बताती है। यानी कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक पेन, हमारी जो बॉल पेन है वो मार्केट में सब जगह पोजीशन में, जैसे मार्केट में हर जगह मिलती है सेम पेन, सेम इंक, ब्लू चाहिए तो आपको ब्लू मिल जाएगी, रेड चाहिए रेड मिल जाएगी। पर हम कंपनी को देखकर पेन लाते हैं, हम सेलो की लाते हैं, हम गोल्डेक्स की लाते हैं, हम फाइन ग्रिप की लाते हैं। क्यों? ये नाम ही क्यों याद है हमें? इसके अलावा भी पेन में बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है, वो नाम तो हमको याद नहीं। यानी कि एक कस्टमर के दिमाग में एक प्रोडक्ट की क्या छवि बनती है, एक प्रोडक्ट की क्या पोजीशन होती है, वो प्रोडक्ट उसके दिमाग में कहाँ स्टैंड करता है, वो हमारी पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग से आप कस्टमर को ज़्यादा ईजी कर सकते हो कि आप कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी ब्रांड का चूज़ करना चाहते हो। एक कस्टमर के दिमाग में है कि हमको सेलो का फर्नीचर चाहिए या फिर सेलो का कुछ भी, टेबल चेयर कुछ भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो यानी क्या है, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो जो हमारी क्वालिटी है हमको सूटेबल करता है और हमारी क्वालिटी के अंदर आता है, तो हम वही खरीदते हैं। यानी कि मैं एज अ कस्टमर मैं सेलो को प्रेफरेंस देती हूँ क्योंकि उसके फर्नीचर, उसकी क्वालिटी सब कुछ अच्छा आता है, और मेरे हिसाब से मेरे माइंड में सेलो की जो पोजीशन है, किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड मेरी जो पोजीशन है, मुझे उस प्रोडक्ट को खरीदने से ज़्यादा बेनिफिट दिला सकती है। पोजीशन आपके दिमाग में अगर पहले से ही सेट है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आप वो प्रोडक्ट खरीद कर ईजीली आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे कि स्थितिकरण ब्रांड के लिए, ये जो पोजीशनिंग है ना, वो ब्रांड के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टारगेट जो भी हमारा कंज्यूमर है उस तक ब्रांड को पहुंचाने में इजी करता है हमको।
ये जो भी हमारा टारगेट कंज्यूमर है, उनके डिमांड में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने की या इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद जमाने की एक्टिविटी हो। तो इस तरह से एक फर्म ये निश्चित करती है कि कैसे और किन पैरामीटर्स के अंदर कंज्यूमर के सामने हमें एक प्रोडक्ट को पेश करना है। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा पोजीशनिंग। ठीक है, अब हम ये देखिए, ये पोजीशनिंग था, देखिए ये था। अब हम आगे देखते हैं कि पोजीशनिंग के कुछ स्टेप्स हैं कि क्या क्या चरण है। अगर हम पोजीशनिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी संभावित प्रतिस्पर्धी लाभों की पहचान करना, जैसे उत्पाद भिन्नता, सेवा भिन्नता, छवि भिन्नता आदि। क्लियर है? सेकेंड है हमारा कैंपेनिंग प्लानिंग, यानी प्रचार नियोजन। थर्ड है हमारा टाइमिंग। ठीक है, फिर है हमारा प्लानिंग, कि आप किस माध्यम से इस पोजीशनिंग की प्लानिंग करते हो। एंड फिर है प्रॉफिट, कि हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो संभावित जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी जो भी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनती है, हम उसमें ये डिसाइड करेंगे कि हम अपना प्रोडक्ट कहाँ और कब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कब मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी मार्केटिंग इस पोजीशनिंग में आती है। इन शॉर्ट, पोजीशनिंग का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार वापस से बता रही हूँ पोजीशनिंग का मतलब, कि पोजीशन का मतलब, एक आप खुद ही सोच के बताओ कि पोजीशन का मतलब हम किससे लगाते हैं? हमारा स्तर, हमारी स्थिति कि कैसी है स्थिति, यानी कि कस्टमर के दिमाग में हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सारी उसकी क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी कुछ भी है, उसके बारे में कस्टमर क्या सोचता है। कस्टमर का सोचना हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग पर और हमारे प्रॉफिट दोनों को इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, कैसा सोचता है, ये हमारी पोजीशनिंग को डिफ़ाइन करता है। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी पोजीशन, यानी उसके दिमाग में जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पोजीशन बनी हुई है, हम उसको इंटरनेशनल पोजीशनिंग कह सकते हैं। इंटरनेशनल में वही के बाहर के फॉरेन मार्केट्स में कस्टमर्स के रिगार्डिंग हम कस्टमर्स को हमारी प्रोडक्ट से क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या पोजीशन बनी हुई है, माइंडसेट क्या है उनका, वो सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं बेसिक डिसीजन प्रायर टू एंटरिंग अ एक्सपोर्ट फील्ड। निर्यात क्षेत्र में जाने से पहले हमको कुछ एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लेना होता है। जब भी हम एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे जिससे हम इजीली क्या कर सके, एंटर कर सके। तो आप देखते हैं कि एक्सपोर्ट करने से पहले के कौन कौन से डिसीजन हैं। चलिए, सबसे पहला जो डिसीजन है, स्टडी ऑफ लीगल प्रोविज़न, यानी वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन। सर्वप्रथम निर्यात का विचार रखने वाली व्यावसायिक फर्म को वैधानिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिए। जिस वस्तु या उत्पाद का वह एक्सपोर्ट करने का विचार कर रही है, उसके एक्सपोर्ट की परमिशन सरकार ने दे रखी है या नहीं, ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है। क्या इम्पॉर्टेंट काम है? कि उसको परमिशन किसने, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है या नहीं की है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। जिस देश को वह वस्तु का एक ऐसा संभावित निर्यात करने का विचार कर रही हो, उस देश के आयात पर देश की संभावित सरकार के कुछ वैधानिक प्रावधान है या नहीं है। यानी कि हम एक्सपोर्ट करना मतलब क्या होता है कि हम जिस भी कंट्री में सेल कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे इंपोर्ट पर, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्री में इंपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट पर उस देश की सरकार ने कोई ऐसा बाउंडेशन या कुछ भी ऐसे प्रोविजंस लगा तो नहीं रखे हैं। अगर लगा भी रखे हैं तो वो हमारे नोन होने चाहिए और उनके बारे में हमको पहले से ही डिसीजन ले लेना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? एनालिसिस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग एक्सपोर्ट मार्केट।
निर्यात बाजार पर प्रभाव डालने वाले तत्वों का विश्लेषण। इसका मतलब क्या होता है कि वैधानिक रूप से किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होने पर निर्यात प्रबंधक उन सभी घटकों या प्रभाव पर विचार करना चाहिए जिनका प्रभाव निर्यात विपणन पर पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। कि ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे एनालिसिस होते हैं जिससे हमारे एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो उन सारे फैक्टर्स को हमको क्या करना है, एनालाइज करना है और उनसे रिगार्डिंग हमको डिसीजन लेना है। क्लियर है। फिर है कि अन्य देशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। देखो यहाँ पर हम एनालाइज फैक्टर को एनालाइज करने की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस मार्केट में, जिस फॉरेन मार्केट में हम एक्सपोर्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही करें वहाँ। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, चाहे डोमेस्टिक हो, फॉरेन कंट्रीज़ के हो, तो वो सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनकी जो लिमिट्स है वो अनलिमिटेड हो जाती है। इसलिए हमको सारे फैक्टर्स को पहले से ही एनालाइज करना है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब देखिए कि हमने यहाँ तक तो बात कर ली कि हम एनालाइज करेंगे फैक्टर्स को। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पॉलिटिकल इश्यूज हो सकता है, फिर हो सकते हैं आपके लीगल इश्यूज, फिर हो सकते हैं आपकी मनी से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो सकता है। तो इस तरह के इश्यूज को आपको एनालाइज करना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, यानी कि डिसीजन ऑफ एंटरिंग इन एक्सपोर्ट मार्केट, निर्यात बाजारों में प्रवेश का निर्णय। उपरोक्त घटकों से, यानी अभी हमने जो बताया है ना ऊपर कि पॉलिटिकल, लीगल, मनी, करेंसी, इन सब के रिलेटेड, इन सबको एनालाइज करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने फॉरेन मार्केट में एंटर करने का सोचते हैं। अभी तक तो सिर्फ सोचा है, ठीक है। सोचते हैं कि क्या हमको फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस अपरिपक्व निर्णय से एक और तो व्यावसायिक फर्म को अपने संसाधनों की हानि उठानी पड़ सकती है और दूसरी ओर छवि और प्रतिष्ठा की दीर्घकालीन हानि इससे हो सकती है। प्रवेश का यह निर्णय करने से पूर्व अपनी वित्तीय क्षमता का पूरा आंकलन किया जाना चाहिए। इन शॉर्ट कि जब भी हम फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमारे पास, हम जब भी एंटर कर रहे हैं तो क्या हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बैकअप है। अगर नहीं है तो हमको ये डिसीजन बड़ी सावधानी से लेना होगा। इस डिसीजन के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। यानी कि सबसे पहला जो फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर आप फॉरेन मार्केट में चले जाते हो तो आपको ब्रांड का और आपको प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पर इससे प्रॉफिट से जो फ़ायदे से भी बड़ा होता है हमारा रिस्क, क्योंकि बिजनेस में रिस्क के बिहाव पर ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं। तो रिस्क ये रहता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में नहीं सेल हुआ, हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर पाया, तो हमको जो फाइनेंशियली जो भी क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के लिए और हमारी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लॉस हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये डिसीजन भी हमको ध्यानपूर्वक लेना है। उसके बाद फोर्थ आता है आपका सिलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, यानी निर्यात बाजारों का चुनाव। निर्यात बाजार के चुनाव का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक निर्यातकर्ता एक्सपोर्टर द्वारा अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटी है और जितना भी वो लॉन्ग टर्म जो भी उसके बेनिफिट्स है उनको ध्यान में रखते हुए वो सही डिसीजन किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके लिए निर्यात प्रबंधक को समस्त विश्व बाजारों का एक विराट बाजार के रूप में देखना है कि जब भी एक एक्सपोर्ट मैनेजर ये सोचता है कि मुझे एक्सपोर्ट मार्केट में जाना है, मुझे वहाँ एंटर करना है, अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है, तो उसको ये सोच के वहाँ एंटर करना है कि पूरा जो एक्सपोर्ट मार्केट है या पूरा किसी एक पर्टिकुलर फॉरेन मार्केट में वो एंटर नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पूरी यूनिवर्स को एक मार्केट मान रहा है और उसी के हिसाब से वो काम कर रहा है। क्लियर है। यानी कि जितने भी बाजार हैं उनको बहुत लार्ज स्केल पर वो देख रहा है ताकि वो अपने प्रॉफिट को गेन कर सके। उसके बाद आता है हमारा, सॉरी थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है यहाँ पर, जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है
प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट। और ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये डिसीजन है। वैसे मैंने बोल दिया है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। और ये 2S काट दो आप। क्लियर है? तो प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग यानी कि निर्यात बाज़ारों के लिए वस्तु नियोजन कि प्रत्येक निर्यात बाज़ार की अपनी विशेष परिस्थितियाँ और वातावरण होता है। निर्यात नीति के अंतर्गत किए जाने वाला वस्तु नियोजन इस प्रकार होना चाहिए जो फॉरेन मार्केट की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, पैकेजिंग, क्वालिटी, उसका प्रोडक्ट मिक्स, ये सारी चीज़ फॉरेन मार्केट के अकॉर्डिंग होनी ज़रूरी है। अब देखिए, इसी में प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर कुछ आपको स्टेप्स दे रखे हैं, कुछ अल्टरनेट्स दे रखे हैं कि इन तरह से आप इस प्रोडक्ट को करवा सकते हो। सबसे पहला है डायरेक्ट यूज़ फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी विद्यमान उत्पाद का ही सीधा उपयोग। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार की वस्तु फर्म अपने आंतरिक बाज़ारों में बेच रहे हैं उसी वस्तु को निर्यात बाज़ारों में बेच देना, यानी कि हमारा प्रोडक्ट का कलर, प्राइस, डिज़ाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग जो हम डोमेस्टिक मार्केट में जैसा बेच रहे हैं वैसा एज इट इज़ हम क्या करें, फॉरेन मार्केट में उसको बेच दें। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या कहता है, ऑल्ट्रेशन एंड मार्केटिंग मैसेज यानी विपणन संदेशों में परिवर्तन करके। प्रत्येक विदेशी बाजार की अपनी विशेषताएं होती है, उनमें निवास करने वाले उपभोक्ताओं और यूजर्स का बाइंग जो बिहेवियर होता है वो हर अलग अलग मोटिव से ऑपरेट होता है। साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल रिसर्च करके उनसे जो भी फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं और उनको ऑल्ट्रेशन, उन मैसेजेस को, मार्केटिंग मैसेजेस को ऑल्ट्रेशन करके हम कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। फिर थर्ड है हमारा ऑल्ट्रेशन इन प्रोडक्ट। जैसा हम डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑल्ट्रेशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मैसेज, यानी कि हमारा जो मार्केटिंग मैसेज है, यानी कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका क्या मैसेज है, कैसे फैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन लाकर हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में सेल कर सकते हैं। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि देखो अब तक हमने देखा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में कि जो हमारा प्रोडक्ट पहले से ही बना हुआ है हम क्या करें, उसी प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में सेल कर दें। पर अब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि हम नए प्रोडक्ट को क्या करें, फॉरेन मार्केट में सेल कर दें। नए प्रोडक्ट को बनाएं, उसके बाद फॉरेन मार्केट में उसको सेल करें। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं हम 6 पॉइंट की। ये हमने जो अभी पढ़े ना वो 5th पॉइंट प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट के सब पॉइंट्स थे। अब हम आगे पढ़ते हैं मेन पॉइंट 6 सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की विधि का चयन करना। विदेशी बाजारों में विपणन की दृष्टि से निर्यातक फर्म को व्यापार की उपयुक्त विधि के बारे में भी निर्णय लेना होता है। इस विधि का फर्म में संपूर्ण संगठन और व्यवस्था पर दीर्घकालीन परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए 2 टाइप दे रखे हैं, ये देखिए। सबसे पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या कहता है कि जो एक्सपोर्टर फर्म है उसके द्वारा स्वयं ही निर्यात बाजारों में वस्तुओं का विपणन करे, यानी कि वो क्या करे कि खुद ही प्रोडक्ट बनाए और खुद ही फॉरेन मार्केट में उसको मार्केटिंग कर दे, खुद ही उसको सेल कर दे। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि हम खुद, जो प्रोड्यूसर है वो खुद काम नहीं करता है, उसकी जगह पर विक्रय कार्य के लिए स्वयं विक्रय संगठन के बजाय मीडिएटर की सर्विसेज को प्रेफरेंस दी जाती है और मीडिएटर वो काम करते हैं, जैसे रिटेलर, जैसे होलसेलर, तो ये सारे काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, डिसीजन रिगार्डिंग प्रमोशन पॉलिसीज,
यानी कि संवर्धन नीतियों संबंधित निर्णय। कि संवर्धन नीतियों से क्या मतलब है आपका? प्रमोशन पॉलिसी से एक फर्म द्वारा जो भी अपनाई जाती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सारे जो मेथड्स हैं वो प्रमोशन पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं। तो एक फॉरेन मार्केट में जब भी आप एंटर कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप प्रमोशन पॉलिसीज़ के लिए आप किस तरीके का यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, क्या वो मेथड आपके लिए, आपकी फर्म के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है या नहीं। या फिर आपको ये देखना है कि हम जिस मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं फॉरेन मार्केट में, उसके लिए वो तरीका बेहतर है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमारा 8th पॉइंट है प्राइस डिटरमाइनिंग। प्राइस डिटरमाइनिंग यानी कि देखो, प्रोडक्ट बना भी लिया, बेच भी दोगे, बिना प्राइस के पॉसिबल है? नहीं, बिना प्राइस के आप किसी भी चीज़ को नहीं बेच सकते। इवन हाँ, वो अलग बात है कि आप कॉस्ट, अगर आपका नोन है, आप कुछ ऐसा कोई NGO वगैरह चला रहे हो तो आप कॉस्ट, तब भी आप कॉस्ट लेते हो, यानी तब भी आप अपनी प्राइस शो करते हो। तो यहाँ पर तो हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, और बिज़नेस चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, बिज़नेस हमारा NGO नहीं है, बिज़नेस हमारे प्रॉफिट गेन करने के लिए हमने खड़ा किया है, हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम प्रॉफिट गेन करते हैं। तो बिज़नेस में बिना प्राइस के कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। आप जब भी फॉरेन मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो तो प्राइसिंग आपको ये डिसाइड करनी है कि आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या प्राइस रखें। क्या आप ऐसे मार्केट में जा रहे हो जहाँ पर आपका प्रोडक्ट या आपकी ब्रांड पहले से ही पॉपुलर है, तो आपको उस हिसाब से ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको अपनी प्राइस डिसाइड करनी है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। 9th पॉइंट जो दे रखा है, ये देखिए, एक सेकेंड, 9th पॉइंट जो दे रखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, यानी साख नीति। साख नीति का निर्धारण, उधार नीतियों का निर्धारण, यानी कि उधार नीतियों का निर्धारण कंपनी की वित्तीय स्थिति और जो कैपेसिटी है फाइनेंशियली, उन पर डिपेंड करता है। अगर वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही नहीं है तो आपको उधार की जो नीतियां है वो कड़क अपनानी है, जिसमें जल्दी से जल्दी पेमेंट की आपको ऐसा सिस्टम या ऐसी प्रोसेस अपनानी है। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, आप अपनी मतलब किसी को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ सरवाइव करवा सकते हो, तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी वहाँ ये सारे डिसीजन देनी है। और ये सारे डिसीजन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा, डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चैनल का जो डिसीजन होता है उसके बारे में भी हमको बात करनी है कि आप किस चैनल से अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो फॉरेन मार्केट में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें भी दो होते हैं, जैसे ये है डायरेक्ट आपका, सेकेंड है इनडायरेक्ट। क्लियर है? ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर सीधा अपने कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाए, ठीक है, वो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट होता है कि प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा। तो ये जो लंबी चेन बनती है वो है इनडायरेक्ट की, और ये आप अगर शॉर्ट चेन बनाते हो वो है डायरेक्ट की। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि डायरेक्ट चैनल का अगर आपको फॉरेन मार्केट में यूज़ करना है तो आप किस तरह से करोगे, और इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करना है फॉरेन मार्केट में तो आपका डिसीजन क्या होगा। तो ये सारे डिसीजन का आप पहले से ही डिसाइड करके आप अपने फॉरेन मार्केट में एंट्री कर सकते हो। तो ये थे हमारे एक्सपोर्ट मार्केट में या फॉरेन मार्केट में हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, और अगर हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमको पहले से ही कुछ डिसीजन लेने होते हैं। जैसा कि हमने ये देखा है, ये सारे जो डिसीजन अभी हमने देखे हैं वो सारे हमारे बेसिक डिसीजन थे जो हमें एक एक्सपोर्ट करने से पहले, एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने से पहले लेने होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने इंटरनेशनल पोजीशनिंग, ये देखिए पोजीशनिंग पढ़ी है, उसके बाद हमने पोजीशनिंग को डिस्क्राइब भी किया है। यहाँ पर ये देखिए,
ये पोजीशनिंग को डिस्क्राइब भी किया है। उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स देखे और फिर हमने एक्सपोर्ट के कुछ बेसिक डिसीजन देख लिए हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।